कैपेसिटी, चलो कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, वर्क करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, है ना, या कैपेसिटी टू डू वर्क, ऐसा भी लिखते हैं कहीं कहीं पे, कैपेसिटी टू डू वर्क। इंग्लिश खराब है तो कोई बात नहीं, चलेगा। कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। सही है कशान, समझ आया? कार्य करने की जो ताकत है तुम्हारे अंदर, उसी को हम लोग क्या, क्षमता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। सही है। इसका यूनिट क्या होता है, जूली। याद नहीं अब कुछ, भूल गया सब कुछ, बस एक बात नहीं भूल, जूलिया, है ना गाना कुछ ऐसा। हाँ, जूल। डायमेंशन बोलो इसका जल्दी से। हाँ, ml² t का पावर -2, जो वर्क का होता है वही एनर्जी का भी होता है। अब आते हैं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पे। अब ये जो एनर्जी है वो दो तरीके की होती है। एक तो आपको लिखना है काइनेटिक एनर्जी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो हेडिंग बनाओ, काइनेटिक एनर्जी। पहला, the energy possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy। ठीक है, उसकी प्रकृति, उसका नेचर, उसकी वजह से, जो उसका नेचर होता है उसकी वजह से। ठीक है, अब लिखो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि मास और वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव होती है। इसका फॉर्मूला याद करोगे, हाफ mv² होता है ना, तो v अगर निगेटिव भी होगा तो भी वो पॉजिटिव में आ जाएगा, इसीलिए। तो लिखो it is always positive since both mass and velocity is always positive। both mass and velocity v² is positive। हाँ, और दोनों पॉजिटिव होगा। it is a scalar quantity। it is a scalar quantity। it is a scalar quantity। और kinetic energy depends ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अलग अलग जगह से काइनेटिक एनर्जी अलग अलग आएगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR। सही है। अब एक्सप्रेशन लिखना है तुमको इसका, तो कैसे लिखोगे? एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन लिखना है तुमको। कैसे करोगे? देखो, मान लो तुम्हारे पास एक बॉडी है जो यहां से चल के यहां पहुंच गई, S डिस्टेंस तय किया इसने, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ये, फ्रॉम रेस्ट से ये स्टार्ट हो रहा है और इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। समझा? रेस्ट से स्टार्ट होगा, इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो आपके पास फॉर्मूला है v² = u² + 2as, है ना। तो यहां से आपको जब रेस्ट से स्टार्ट होगा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो? v² = 2as। तो a बराबर यहां आ जाएगा v² / 2s। ठीक है। और फोर्स बराबर क्या होता है? ma। तो फोर्स बराबर ma, तो m और a की जगह लिख दो v² / 2s। तो एक फॉर्मूला आपको ये आ गया। ठीक है। और वर्क डन इक्वल टू होता है F × S। ठीक, तो F और S cos थीटा होगा। लेकिन क्या S भी और फोर्स दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी मतलब फोर्स के अंडर में ये आगे बढ़ रहा है। तो F की जगह आप लिख दोगे ma और S, ये भी लिखो, या डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? FS भी कर सकते हो, डायरेक्टली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है।
डायरेक्टली लिख दो mv² / 2s इंटू एस ने एस को मार डाला तो 1/2 mv²। टू एक्सिलरेट अ बॉडी, जो वर्क डन होता है वही उसका काइनेटिक एनर्जी होता है। समझा गया? तो पहले ये एक्सप्रेशन को जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। क्या है यार? नहीं था लिखा अभी तक? क्या नहीं लिखा? तो सेकंड मेथड है, मतलब अल्टरनेट कर दो उसको, अल्टरनेट मेथड। आपको पता है कि एफ डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स होता है ना? यहां से आपको निकाल सकते हो। कौन कौन है जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा कि हमको यहां से निकाल दो? कोई है जो एक्सेप्ट कर सकता है? ये अल्टरनेट मेथड में कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है अपने। निकालो जल्दी से, बहुत ही आसान है ये, तुम बना सकते हो। क्या? तो और आपके पास F इक्वल टू ma है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो? dv/dt लिख सकते हो ना? तो इसको आप क्या लिख सकते हो? dv/dx इंटू dx/dt। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? dx कट जाएगा तो dv/dt बचेगा। तो यहां से ये क्या बचेगा? ये तो आपका v है, तो ये क्या बच गया? a बराबर v dv/dx। आया ना? ये क्लियर है? ये सबको क्लियर है? ओके। तो क्या करेंगे? अपने पास dw है, तो इंटीग्रेशन dw, इंटीग्रेशन मास इंटू f ना, f बराबर ma कर दो ना, f बराबर ma, तो ma dx हो जाएगा। तो यहां से m, अब v dv/dx इंटू dx। सही है ना? कैलकुलेशन सही है ना? f dx है ना, f बराबर ma है, तो ma को डाल दिया यहाँ पे f की जगह पे, इंटीग्रेशन कर दिया, तो dx ने dx को मार डाला, तो अब बचा क्या? mv dv। तो m बाहर v² / 2, तो यही तो हो गया 1/2 mv²। दिस इज योर वर्क। खत्म आंसर। सही है? m इक्वल टू 2 kg दिया हुआ है, अब फोर्स दिया हुआ है 2i, सॉरी वेलोसिटी दिया हुआ है 2i प्लस 2j प्लस 3k। फाइंड काइनेटिक एनर्जी, फाइंड काइनेटिक एनर्जी। सही है? आंसर आ जाएगा तुम्हारे। सबसे पहले तो इसका तुमको निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का, 2² प्लस 2² प्लस 3² है ना? तो ये आएगा √17, 4 4 9 8 9 17। ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू 2 kg इंटू √17 का 2 से 2 कट गया, ये बचा 17। अब अगर ये भी किसी से नहीं बन रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत ही आसान एग्जांपल आज दिखा रहा हूं मैं। एक्सीलरेशन a है, u बराबर 0, t बराबर t टाइम पे काइनेटिक एनर्जी बताना है। मास m, बॉडी जो है यहां से वहां तक गई है, t बराबर t टाइम पे हमको काइनेटिक एनर्जी बताना है।
पास क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। आपको v निकालना पड़ेगा, m तो पता है। तो v बराबर क्या, अच्छा ये u जो है 0 लिखा हुआ है, इसे ध्यान दो। तो v बराबर u प्लस 80, तो ये क्या हो जाएगा 80, ये तो हो गया 0, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर जो लिखोगे 1/2 m 80 का स्क्वायर, इसलिए AE इक्वल टू 1/2 m a स्क्वायर और t स्क्वायर। दिस इज व्हाट सही है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है mv, यही होता है ना। अब इस काइनेटिक एनर्जी में 1/2 m by 1/2 m v स्क्वायर इंटू m बाई m कर देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 m और v का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 m और v का स्क्वायर। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर बाई 2m। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इट विल कम आएगा फ्रॉम दिस प्लेस टू, मतलब दिस चैप्टर टू दैट, मतलब मैग्नेटिज्म में जब हम इलेक्ट्रॉन को हेलिकल पाथ में चलाते हैं तो पढ़ा है ना हैप्लॉइड वगैरह। तो जब हम साइक्लोइड उसका जो पाथ ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, वहां पे निकालना पड़ता है कि इसकी रेडियस कितनी है, इसका मास, इसका मोमेंटम कितना है, इसकी एनर्जी कितनी है। वो नहीं एक इलेक्ट्रॉन को किसी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ते हैं तो उसका पास कुछ ऐसा होता है। साइक्लोट्रॉन पढ़ा है, साइक्लोट्रॉन तो साइक्लोट्रॉन में वो एक तुमको पढ़ना होता है मैग्नेटिज्म के अंदर में कि जब कोई पाथ को हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पे तुमको रेडियस की वैल्यू, इसकी वैल्यू सब याद यूज़ होती है, जैसा हमको याद है, पता नहीं है तो शायद। तो ये वाला फॉर्मूला वैसे यहाँ पे तो बहुत काम आएगा, साथ साथ मैग्नेटिज्म में ये आता है कई जगह पे इस्तेमाल, समझा। वो है ना टाइम पीरियड निकालते हैं ना हम लोग उसमें, तुम लोग नहीं मैग्नेटिज्म पूरा हो गया ना जी, पूरा नहीं हुआ है। नहीं सर बोले लेकिन पूरा कर देंगे इसीलिए पूछ रहे हैं, अभी चल ही रहा है तो आने वाला होगा, हो सकता है। नहीं उसमें नहीं, बहुत पहले ही है, शुरू में ही है ये कि EMI AC में है, शायद EMI में है, तब मुझे याद नहीं ठीक से, मैं बता दूंगा, वहाँ भी याद होता है, वो उसका यूज़ होता है। तो ये चीज़ कई जगह पे तुमको ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो P इक्वल टू 2m KE अंडर रूट, ये चीज़ 2m के हो सकता है EMI में है शायद तक। टू एम के ई, समझा। अब क्वेश्चन लिखो एक, इफ लिखो, सवाल लिखो, if momentum of the body increases by 20%, momentum of body is increases by 20%, what will be the increase in
व्हाट विल बी द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मोमेंटम में 20% का बदलाव अगर हो गया तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा? 44%, 40% नहीं, 44% आएगा आंसर इसका। निकालो, पहले निकाल के तो देखो। यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा भाई मेरे, इसीलिए तो फॉर्मूला दिखाया मैं, यही था ना। खरीदा कितने में, बेचा कितने में, आप डिवाइडेड बाय खरीदा कितने में इनटू 100, यही होता था ना। तो वही तो किया मैंने यार, अब कर दे। %44 आया। रुक हम बनाते हैं तब, छोड़। तो ई डैश बाई ई -1 इंटू 100, ये फॉर्मूला बन गया। अब आप क्या करोगे, ई डैश की वैल्यू डालो, मतलब मैंने के ई की जगह ई लिख दिया है, इतना ही समझ लेना। तो आप क्या लिखोगे, के ई डैश की वैल्यू 36/25 इंटू ई और ई -1 इंटू 100, ई ने ई को मार डाला, कैलकुलेट करो 44% आ रहा है। बस यही आंसर है, समझा? छाप जल्दी से। A raindrop of mass 1 gram falling from height of 1 kilometer. A raindrop of mass 1 gram falling from 1 kilometer, height of 1 kilometer, hits the ground with speed of 50 meter per second. Speed of 50 meter per second. कैलकुलेट, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन है तो बनाओ इसको, ठीक है, वो तुमको पता है। कैलकुलेट, ए में लिखना द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ड्रॉप, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ड्रॉप, कई बार फॉर्मूला बोल चुके हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ड्रॉप, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ड्रॉप, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ड्रॉप, सी में लिखो इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इज द गेन in kinetic energy is equal to the loss of potential energy, is equal to the loss of potential energy, full stop. If they not, then why? If they not, then why? सोचने वाला सवाल है। दोनों, पहला और दूसरा तो बहुत ही आसानी से बनने वाला है, लेकिन आपको जब चेक करोगे तो देखोगे कि शायद बराबर नहीं आता है, तो क्यों नहीं बराबर आता है वो भी चेक करना। चलो बनाइए, एक लाइन यहां पे लिखा देता हूं मैं। नो गेन इन काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू लॉस इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। लिखा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। इट इज बिकॉज ए पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज, ए पार्ट ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज, ए पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग वर्क, यूटिलाइज्ड इन डूइंग वर्क अगेंस्ट viscous drag of air, viscous drag of air, viscous drag of air। तो थ्योरी तो सब समझ गया होगा जो भी किया, हाफ mv² करके, और mgh में मतलब पहला mgh होगा और दूसरा 1.25 आ रहा है काइनेटिक एनर्जी, यही ना। तो सबको पता ही है पहला का आंसर क्या है, mgh है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh,
m कितना है 10⁻³ यही है ना, 10⁻³ g 10 और h कितना है 1 किलोमीटर था 1000 मीटर, तो ये कट गया तो 10 जूल आ गया। मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, लॉस इन पोटेंशियल 10 जूल। और दूसरा पॉइंट क्या था, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, गेन इन 1/2 mv², तो m कितना है 10⁻³ 1 ग्राम है ना, तो मीटर में किलोग्राम में चेंज कर दिया मैंने, इनटू वेलोसिटी का 50 × 2500, यही ना, 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो बच गया, तो 2 से 1 मिनट, तो 1/2 × 10 माइनस पावर 1, 1/20 सही है ना, इंटू 25, तो कितना हो गया ये 1.25 जूल। ठीक, तो ये तो 2 आंसर है इसका, मतलब कि 1.25 और 10 जूल है ना, तो 8.75 का लॉस हो गया, उतना हुआ ही नहीं, तो कहाँ यूज हो गया, वही जो वर्क डन बताया वही चीज में आया समझ में। कशान क्लियर है, यही चीज। अब एक क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, a block of mass 2 kg, a block of mass 2 kg, a block of mass 2 kg, a block of mass 2 kg is free to move along the x-axis, is free to move along the x-axis, full stop. It is at rest, it is at rest, and from t equal to 0, and from t equal to 0 onwards, it is subjected to a, it is subjected to a, it is subjected to a time dependent force, time dependent force, time dependent force Ft, Ft. The force Ft varies with t, the force Ft, Ft मतलब F और T डैश में ब्रैकेट के अंदर जो होता है, छोटा भी लिख सकते हो, Ft T का फंक्शन समझो, varies with t as shown in figure, as shown in figure, shown in figure, full stop. The kinetic energy of the block after, the kinetic energy of the block after 4.5 second is, 4.5 second is, 4.5 second is, ये है, ये 4 है, 4 न्यूटन Ft, ये फोर्स और टाइम है, ये टाइम है, ये फंक्शन ऑफ टी है, फोर्स। जेई 2010 का क्वेश्चन है ये। आसान है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। अच्छा, इम्पल्स जानते हो किसको कहते हैं? हाँ, वही तो है। एफटी ग्राफ क्या देता है? इम्पल्स देता है। चेंज इन मोमेंटम क्या देता है? इम्पल्स। मतलब डेल्टा पी क्या देगा? इम्पल्स। निकाल दो अंडर एफटी ग्राफ, खत्म आंसर। आपको निकालना पड़ेगा, वही तो निकालना है, तो उसके बाद आंसर ही खत्म है। वो अगर आ जाता सिमिलर ट्रायंगल लगा तो आंसर बन गया, क्या दिक्कत है उसमें? एफटी ग्राफ है ना,
एफ टी ग्राफ क्या देता है? इंपल्स देता है। एरिया अंडर एफ टी ग्राफ गिव्स द इंपल्स, ये ध्यान में रहे। लिख लो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, बनाओ जल्दी से बनाओ। तो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ गिव्स चेंज इन मोमेंटम। जिसको नहीं मालूम था वो याद रख लेना, दैट इज इंपल्स। ग्राफ तो उसी का दिया हुआ है, तो चेंज इन मोमेंटम निकाल दो। चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्या चीज निकालना पड़ेगा? क्या निकालना पड़ेगा? ये वाला वैल्यू कितना आया? 2 न्यूटन। यस, इसको अगर थीटा मानोगे ये भी थीटा आएगा, ये 1.5 आएगा, और tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 है ना। अब इसको इक्वेट करो, tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर होगा ना, तो कितना कितना लिखोगे? 4/3 इक्वल टू p/4/3, तो p/1.5। तो p की वैल्यू मान ले कितना, इसको p मानते हैं, या जिसको इसको तुम जो भी मान लो, x मान लो, y मान लो, z मान लो, जो भी मान लो तुम मान सकते हो। तो ये p की वैल्यू कितने, हमने चलो इसको x मान लेते हैं, क्योंकि p में फिर मोमेंटम में तुमको टेंशन हो जाएगा। x मान लेते हैं, तो x/1.5, x डिवाइडेड बाय 1.5, तो x की वैल्यू आ गई, और उल्टा लिखा मैंने, हाँ, तो 2 आ गया। तो ये आ गया 2, ये आ गया तुमको। अब तुमको क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम निकालना है। क्यों? क्योंकि देखो तुमको निकालना क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हारे पास p²/2m होता है, तो क्या इसको डेल्टा p²/2m भी पढ़ा जा सकता है? इसमें क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। तो क्या करेंगे अपन यहां निकालेंगे डेल्टा p। अब डेल्टा p कैसे निकलेगा? 1/2 4 × 3 माइनस दिस, वही करेंगे ना, तो कर डालो। चेंज इन मोमेंटम बराबर डेल्टा 1/2 4 × 3 माइनस 1/2 1.5 × 2 है ना। तो क्या हो गया? 2 से 2 कटा, तो 6 माइनस 1.5 दैट इज 4.5। सही है। अब क्या करेंगे इसको? अब फॉर्मूला में डाल देंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p², डेल्टा p²/2m। मास दिया है क्या? तो डेल्टा p मतलब 4.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 2। देखो तो कितना आंसर आ रहा है? 5.0625 जूल आंसर आएगा। 5.062 जूल। क्या लिखा? ए रिंग ऑफ मास m कैन स्लाइड ओवर ए स्मूथ वर्टिकल रॉड। द रिंग इज connected to a spring of force constant K equal to vertical rod. The ring is connected to a spring of force constant K equal to 4 mg by K, where 2r is the natural length of a spring. The other end of the spring is fixed. The other end of the spring is fixed to the ground at horizontal distance 2r from the base of rod. Full stop. Horizontal distance 2r from the base of the rod. The mass is released at a height
the mass is released at a height 1.5 r from ground full stop. A में लिखना calculate work done by the spring, B में लिखना calculate the velocity of the ring, as it reaches the ground. कुछ इस तरह का डायग्राम है। ये डायग्राम समझा। और ये क्या है, यहाँ पे क्लिप लगा हुआ, ये ऊपर नीचे आ सकता है। 1.5 आर दे दिया है और ये 2 आर दे दिया है। यही डायग्राम है, समझा क्या? आसान है, सवाल है, कुछ खास नहीं है इसमें।